चुनाव हुए थे नहीं, अखिलेश नहीं, के मुझे टाइम में, लगता है कि इस उस बात टाइम पे में थोड़ा भी मुझे कुछ कहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो देखिए इनकम भी अखिलेश के बढ़ी टाइम में है। भी जो चुनाव हुए थे, महंगाई के मैं बता मुकाबले रहा हूँ इनकम आपको, कैसे बढ़ उस गई वक्त भाई? क्या गुंडागर्दी थी, क्या बदमाशी थी, महंगाई क्या किडनैपिंग होती थी, महंगाई के उस वक्त मुकाबले भी इनकम जनता ने कैसे बढ़ देखा। गई? और किस तरह के हिंदू मुसलमान झगड़े हुए मुजफ्फरनगर में उस वक्त, इसलिए बीजेपी आई थी वहां पर। अब बीजेपी को कितना उन्होंने अपना काम किया है, होमवर्क किया है, ये तो वक्त बताएगा। अब दोनों ही पार्टी अपने तरह दावे कर रही हैं, ये तो इस तरह से कहने से काम नहीं चलेगा कि वन वे रिजल्ट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जात बात बिल्कुल काउंट करती है, धर्म बिल्कुल काउंट करता है। और जहां तक राम जन्मभूमि का मामला है, ये भी बीजेपी ने सॉल्व किया है, कश्मीर का मुद्दा वो भी सॉल्व किया है, और आज भी वो हिंदुत्व का मुद्दा लेके चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें मुसलमान कहाँ जाएगा वो सबको पता है। और ये भी ब्राह्मण वोटों की बात कर रहे हैं, कुल मिला के देखिएगा जब ये बात आएगी, चाहे वो ब्राह्मण हो या जाट हो, तो देखिए राम को हर आदमी मानता है। हिंदू है तो वो राम को मानेगा, मुसलमान है तो अपने पैगंबर को मानता है। तो कुल मिला के देखिएगा नहीं, लास्ट में यही लेकिन बात सवाल आएगी, ये है इस वक्त मोहम्मद वोट अमीन देने जा साहब रहा कि है। क्या चुनाव हर बार सिर्फ राम या मजहब के नाम पर ही होते रहेंगे? मैं तो आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या इस बार मुद्दे वाकई हावी नहीं हैं? क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई का, कोरोना मिसमैनेजमेंट का मुद्दा नहीं है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है? बड़ी डिजिटल क्या है, किसानों का मुद्दा नहीं है? व्हाट्सएप है, टीवी है, मीडिया है, और कौन उससे भुक्तभोगी नहीं रहा है? चाहे वो कोरोना रहा हो, उसमें हर आदमी, बड़ा छोटा आदमी इफेक्टेड रहा है। किसान का मुद्दा है तो किसान भी इफेक्टेड रहा है, और उसमें कितनी पॉलिटिक्स थी किसान के अंदर में, वो भी सबको मालूम है कि किस कौन करा रहा था, कैसे करा रहा था, क्या हो रहा था। अब देखिए, अभी आप बात कर रहे थे पंजाब की, पंजाब में भी किसानों ने अपनी पार्टी बनाई है। पता लग जाएगा कि किसानों की क्या वैल्यू है वहां पर, अगर उनके कितने कैंडिडेट जीत के आते हैं। यहाँ पे देखिए चालाकी की, यहाँ का किसान नेता जो वेस्टर्न यूपी के था, वो नहीं लड़ा इलेक्शन, उसने साफ मना कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और उसने लड़ाया है इलेक्शन। तो अब ये तो देखने वाली बात है कि क्या राजनीति थी और क्या नहीं थी। जी, फिर से एक बार आता हूं अनिल मिश्रा साहब के पास। अनिल मिश्रा साहब, बात इसको लेकर भी हो रही है कि जो आपका जिस पार्टी से मुकाबला है वो पार्टी चुनावों से ऐन कबल कुछ ऐसे मुद्दों को सर फहरिस्त ले आती है जिसके वजह कर पोलराइजेशन हो जाता है। क्या इस बार भी ऐसी कोशिश का असर आपके परफॉर्मेंस पर पड़ने वाला है? जवाब क्या दें अनिल मिश्रा साहब, अनिल मिश्रा साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। जब वो हमसे फिर जुड़ जाएंगे, हम उनसे सवाल करते रहेंगे। ये फिलहाल आपको ये बता दें कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 1 घंटे कबल जो परसेंटेज अभी सामने आया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 50% वोटिंग हो चुकी है। ये एक 1.5 घंटे कबल का ये फीसद है। और वही जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब में भी वोटिंग हो रही है, पंजाब में भी तकरीबन 50% वोटिंग हो चुकी है। तो ये पंजाब में तो आज वोटिंग शुरू हुई, आज ही वो वोटिंग का अमल पूरा भी हो जाएगा और उसके बाद वो 117 तमाम सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी। लेकिन इसके बाद से यूपी का इलेक्शन बाकी रह जाता है। फिर अगले एक फेज में मणिपुर का भी इलेक्शन होना है, वहां भी एक फेज में पूरा हो जाएगा। लेकिन यूपी का इलेक्शन, ये तीसरे मरहले का जो आज वोटिंग हो रही है, तीसरे मरहले की 16 जिले और 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, ये बहुत रिमार्केबल है। इसका बहुत असर पड़ने वाला है, चूंकि ये कहा जाता है कि अगर इस इलेक्शन में जिस तरह के भी नतीजे आएंगे उसका कहीं ना कहीं असर 2024 के आम इंतखाबात पर भी पड़ेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत है जहां से सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट भी जुड़कर आते हैं, तो इसलिए यह काफी अहम है। और इस इलेक्शन में मुद्दे क्या, जो जमीनी मुद्दे हैं वो अपना असर दिखा रहे हैं लोगों के जहन साजी में कि वोट किसे दिया जाए, या फिर कुछ हवाई मुद्दे हैं या ऐसे मुद्दे हैं जिनका जमीन से कुछ लेना देना हो या ना हो, लेकिन भावनात्मक जज्बाती तौर पर जो है वो लोगों के या वोटरों के जहन को अपने कब्जे में ले लेता है। अनिल मिश्रा साहब, मेरा आपसे सवाल यही था कि अमीन साहब मैं आता हूं आपके पास, अनिल मिश्रा साहब से एक बात कर लूं। अनिल मिश्रा साहब, जो अमीन साहब कह रहे थे कि जिस पार्टी से आपका मुकाबला है वो पार्टी चुनावों से ऐन कबल ऐसे मुद्दे ले आती है जिससे ऐसा लगता है कि पोलराइजेशन हो जाएगा, तो क्या समाजवादी पार्टी को ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है? जनाब, बड़ा साफ है
इसमें कोई दो राय नहीं कि अमीन साहब जो है वो बहुत ही गहराई के साथ में इन्होंने राजनीतिक विश्लेषण किया है और बड़ा सही किया है, क्योंकि इनके पास में कहीं पे कोई मुद्दा रहा नहीं 5 साल तक, विकास का मुद्दा रहा नहीं और जनता के जीवन के उत्थान का कोई मुद्दा रहा नहीं। ये जानबूझ करके जो है वो भ्रम पैदा करने के लिए गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का प्रयास हर जगह करते रहे, लेकिन लोग बहुत समझदार हो गए और ये हिंदुस्तान की वो सनातन संस्कृति है गंगा जमुनी तहजीब कि जिसमें कि लोगों का, आम आदमी का विश्वास है। ये प्रयास बहुत कर रहे हैं और इनके पास केवल यही एक अंतिम कार्ड रह गया है जिसमें कि ये मुगालते में है कि हम, लेकिन आम आदमी ने जो वोट अभी तक दिया है और जो देखा है हम लोगों ने और जो आपने भी देखा है, जहां जहां वोट पड़े हैं वहां पे जाति वर्ग से, धर्म से हट करके लोगों को केवल एक इच्छा है कि हम इस शासन से मुक्ति पाएं। ये स्थिति बिल्कुल साफ आ गई सामने। और ये बेल्ट में जो है बड़े ऐसे भी लीडर्स लड़ रहे हैं। माननीय अखिलेश जी जो है वो करहल से लड़ रहे हैं, हमारे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी की धर्मपत्नी फर्रुखाबाद से लड़ रही हैं। ये आसपास की साथ बिरादरी से लेकर के, और जिनको जिनको इन्होंने छोड़ा किसी को नहीं, हर वर्ग को, हर बिरादरी को, हर एक आम आदमी के जीवन को इन्होंने केवल अपनी तानाशाही में बिल्कुल नष्ट होने की कगार पे पहुंचा दिया और उसके ऊपर लोग आज वोट दे रहे हैं। चलिए, तो अमीन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए चुनाव होता है। चुनाव देखिए, प्रधानी का चुनाव किसी और लेवल पे होता है, उसके बाद प्रमुखी का चुनाव अलग लेवल पे होता है, पार्षद का चुनाव अलग लेवल पे होता है, एमएलए का अलग चुनाव होते हैं इश्यूज स्टेट के, और सेंट्रल का अलग होता है। जो आप अभी कह रहे थे ये मिश्रा जी, ये उसका सेमीफाइनल है पार्लियामेंट का, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चुनाव की एक अपनी अहमियत है, उसके लोग हैं, उसकी अहमियत को समझते हैं और उनके क्या काम आएगा, किस तरह से आएगा और किस तरह से वो यूज करेंगे जनता को, और जनता किस तरह उन नेताओं को यूज करेगी अपने हित में। इस बेस पे चुनाव पे प्रचार होता है और प्रचार के साथ में वोट पड़ते हैं और उसका रिजल्ट भी उसी तरह आता है। मिश्रा जी की बात सही है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि इसमें पल्ला मुझे लग ही रहा है कि कहने का तो कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट कुछ अलग होंगे। क्यों? कि जिस वक्त आदमी वोट डालने पहुंचता है, रातों रात चुनाव पलट जाता है और हवाएं कुछ कह रही होती हैं। आपने देखा था बिहार का चुनाव भी क्या हुआ था लास्ट में, तेजस्वी की हवा चल रही थी। अमीन साहब, मैं चूंकि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है तो मैं चाहूंगा कि आपकी बातों में कुछ हमें आदाद शुमार मिले, कुछ उसकी ठोस वजह मिले। आप मुझे बताएं कि अगर ठोस वजह क्या है, अगर हालात बदलते हैं तो किस बुनियाद पर? मैंने भी यही कहा, कास्ट का मुद्दा जो मिश्रा जी को मालूम है, कास्ट के मुद्दे पे लास्ट में आके वोट आदमी डालता है, चाहे कोई हो, किसी भी जात का हो। यही वजह रही कि समाजवादी खत्म हुई, यही वजह थी कि बहुजन समाज खत्म हुई इससे पहले, और यही वजह हुई कि मुसलमानों का वोट किसी काम नहीं आया। जिस भी पार्टी में गया वो जीत नहीं सका। वोट पड़ा, कांग्रेस को पड़ा होगा, सभी को पड़ा होगा, लेकिन वो लोग जीत नहीं सके। आज क्या है मायावती की स्थिति? मायावती खत्म हो चुकी है इलेक्शंस में। अब लोग सोच रहे हैं कि लोग कहाँ हैं। यही हाल कांग्रेस का है। देखिए, गर्माहट सब कुछ होती है, प्रचार कुछ होता है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है वो देखने वाला, काउंट करने वाला होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि जो पार्टी 17 में जीत गई वो उससे पहले हमेशा जीतती रही थी, ऐसा भी तो नहीं है। और अगर कास्ट फैक्टर खत्म हो रहा है तो फिर तो उसके तो वाहिद मिसाल दिख रही है कि 2017 में कास्ट लाइन से थोड़ा हटके लोगों ने शायद वोट दिया था, तो मुद्दों पे भी दिया था। चूंकि 14 भी कह रहा हूं, 17 भी कह रहा हूं, 19 भी कह रहा हूं, और 22 आ गया, ये उसके बाद 24 आएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं अनिल मिश्रा साहब, इसीलिए मेरा पहले सवाल ये था कि क्या इस बार का इंतखाब जमीनी मुद्दों से जुड़ा इंतखाब हो रहा है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस बारे में कामयाब रही है, खासतौर से अपोजिशन, कि वो अवाम का ध्यान जमीनी मुद्दों पर मोड़ पाए और उन्हें ये एहसास करा दें कि आपको इसकी बुनियाद पर ही वोट देना चाहिए? क्या ऐसा हुआ है अनिल मिश्रा साहब? पहली बात तो मैं अमीन साहब से ये कह दूं कि मैंने ये नहीं कहा कि ये सेमीफाइनल है। ये चुनाव जो है बिल्कुल अलग उससे है, अलग नजरिए से है। फाइनल जब 24 में होगा तो उस वक्त की बात उधर होगी। लेकिन एक बात बताइए, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जाति वाले फैक्टर को भी अगर आप काउंट करते हैं तो इन्होंने किस जाति को छोड़ा है? परेशान होने से किस जात को इन्होंने छोड़ा है? क्या ब्राह्मण समुदाय दुखी नहीं रहा? क्या मुस्लिम समुदाय दुखी नहीं रहा? क्या यादव दुखी नहीं रहे?
इन्होंने जो है जिस तरीके से सरकार चलाई है, एक बिरादरी को छोड़ करके इन्होंने जो है वो अपने हरेक के साथ में जो नीति अपनाई है और जो सौतेलेपन का व्यवहार किया है और जिस तरीके से लोग आए दहशत में, क्या इस मुख्य मुद्दे को भी हम छोड़ सकते हैं? और क्यों नहीं इस वक्त के ऊपर? और जब हमको कहा ही जा रहा, मैं फिर वही कहूंगा, आप कहते हो ठोको, अब ईवीएम मशीन पे जब लोग वोट ठोकेंगे तो वो जो है वो कहां पे जाएगा? कास्ट फैक्टर भी अपनी जगह पे काउंट करता होगा, कास्ट फैक्टर भी काउंट करेगा, लेकिन एक ही शब्द मैं कह दूं, अमीन साहब समझ जाएंगे कि आकाशी आंख जुल्म से जब नम हो जाती है, अपने आप उम्र कातिल की कम हो जाती है। ये दौर जो है, इस दौर ने भी जो है वो लोगों में चेतना, राजनीतिक चेतना फूकी है। और कोई सरकार आए, मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, कोई सरकार हो, किसी दल की सरकार हो, सरकारें आती जाती हैं, इस वक्त तो जो है वो देखना है कि जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है और जो लोकतंत्र का जिस तरीके से, आप बताइए आज कौन सी तिकड़म और वो बेईमानी का सहारा नहीं लिया गया? पत्रकारों को कवरेज करने से क्यों रोका गया? और जब ये सब किया जाएगा, किसी क्रिया की प्रक्रिया नहीं होगी क्या? ये स्थितियां बिल्कुल सामने आ रही हैं। इन्हीं से पीड़ित होकर के, प्रताड़ित होकर के लोग बाग वोट दे रहे हैं और माननीय अखिलेश जी पे आस्था रखते हुए, अभी अमीन साहब ने स्वयं कहा कि मायावती जी की पार्टी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी को ही हमें अपने जो है वो अपने विकास के जो हमारे वादे हैं उस पर भी वोट मिल रहा है, हमें हमारा नेतृत्व जो है, जो अपने जो है जिसके ऊपर कोई कभी दाग नहीं लगा, उस पर भी वोट मिल रहा है, और साथ साथ हमें इसका भी वोट मिल रहा है कि तुम्हारे अन्याय का प्रतिकार करना है। और जब ये परिस्थिति आती है तो जन आंदोलन बन जाता है। ये आज जो है वो जाति और वर्ग की बात नहीं, आम जनता जो है वोट देना चाह रही है कि इस कुशासन से हमको मुक्ति मिले। ये स्थिति साफ है। चलिए अब जरा बात करते हैं एक हॉट सीट पर, करहल के बारे में बात कर लेते हैं। करहल का जो फाइट है वो बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि करहल वो सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हैं और बीजेपी की तरफ से बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट वहां पर हैं, मरकज वजीर रह चुके हैं एसपी सिंह बघेल। अमीन साहब, मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं अनिल मिश्रा जी से इस पर रिएक्शन लूंगा। क्या करहल में मतलब अखिलेश यादव की घेराबंदी बीजेपी ने बहुत सोच समझ के की है? कितना अहम है ये सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए, और कितना इसमें ये एक चैलेंज है ये उनके लिए? अमीन साहब जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि करहल सीट जो है बड़ी फेमस हो गई है और ये उनके वालिद साहब की सीट है बेसिकली। वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे, इससे पहले 6-7 बार वो वहां से एमएलए रहे करहल सीट पे। मैं उस एरिया को अच्छी तरह जानता हूं। देखिए अब ये स्थिति देखने वाली होगी कि जो बाकी कास्ट हैं,